हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी काफ़ी अच्छे होंगे एंड जो आपके एग्ज़ाम्स की तैयारी है वो भी काफ़ी अच्छे तरीके से चली होगी। तो आज हम आपके लिए लेकर आए हैं साइकोलॉजी की एक न्यू सीरीज़ हम शुरू कर रहे हैं। इसमें हम इम्पॉर्टेंट जितने भी साइकोलॉजिस्ट हैं एंड उनकी जो इम्पॉर्टेंट थ्योरीज़ हैं, उनमें जो इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट एंड टर्म्स वो यूज़ करते हैं जो कि आपको आने वाले डिफरेंट डिफरेंट एग्जाम्स में देखने को मिलती हैं, उन सभी को हम यहाँ पे आज स्टडी करेंगे। तो आज जो फर्स्ट आपके लिए हम यहाँ पे लेक्चर लेकर आए हैं वो है हमारे पास जीन प्याजे से रिगार्डिंग। क्योंकि आपको पता है साइकोलॉजी की हिस्ट्री में अगर आप बात करोगे तो जीन प्याजे का नाम जो है काफ़ी इज्जत के साथ लिया जाता है, क्योंकि काफ़ी इम्पोर्टेंट थ्योरी जो है इन्होंने दी थी। और यहाँ से किसी न किसी फॉर्म में आपके पास जो है वो क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। थोड़ा सा इसका एक ओवरव्यू ले लेते हैं कि इस क्लास में हम आखिरकार जानने क्या वाले हैं। थोड़ा सा हम देखेंगे जीन प्याजे की हिस्ट्री के बारे में। देन 4 फैक्टर्स जो उन्होंने आपके पास रिप्रेजेंट किए थे, जैसे मेचुरेशन, सोशल एक्सपेरिमेंट, एक्टिविटी एंड इक्विलिब्रियम। उसके बाद उन्होंने आपके पास अडेप्टेशन प्रोसेस को एक्सप्लेन किया था विद एसिमिलेशन, अकोमोडेशन एंड इक्विलिब्रेशन एंड डिसइक्विलिब्रेशन के साथ। स्कीमा उन्होंने आपके पास रिप्रेजेंट किया। ईगोसेंट्री जो वर्ड है वो उन्होंने आपके पास रिप्रेजेंट किया। ओके। फिर प्याजे ने जो 4 स्टेजेस ऑफ कोग्निटिव डेवलपमेंट जो कि उनकी मेन थ्योरी है इन्होंने एक्सप्लेन की थी। इसमें 4 स्टेजेस में उन्होंने उसको डिवाइड किया। सेंसरी मोटर स्टेज हो गई, प्री ऑपरेशनल स्टेज आपके पास हो गई, कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज हो गई, आपके पास फॉर्मल ऑपरेशन स्टेज हो गई। ओके। तो वन बाय वन करके हम इन सभी को आपके पास यहाँ पे डिटेल में जो है वो स्टडी करेंगे। ठीक है, एक बार इसको क्लियर कर लेते हैं कि जो ऑडियो वीडियो वो आपके पास सही से आ रही है कि नहीं, ताकि हम अपनी जो सेशन है इसको प्रॉपर वे में शुरू कर सकें। चलिए, तो पहले हम देखेंगे जीन प्याजे का थोड़ा सा हिस्ट्री के बारे में, क्योंकि ज़्यादा आपको हिस्ट्री से कभी भी क्वेश्चंस जो है वो एग्जाम्स में देखने को नहीं मिलते हैं, क्योंकि ये एक हिस्ट्री का टॉपिक नहीं है। जीन प्याजे के टाइम पीरियड की बात करें तो 1896 से लेकर 1980 तक जो इनका टाइम पीरियड है, ये एक स्विस साइकोलॉजिस्ट थे आपके पास। ओके। और इन्होंने आपके पास क्या दिया था, कोग्निटिव थ्योरी ऑफ द डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रंस इन 1986। एंड ये आपके पास क्या थे, एक कंस्ट्रक्टिविस्ट थ्योरिस्ट थे। ओके। इन्होंने एक स्टेटमेंट आपके पास कही थी, और जो स्टेटमेंट्स है वो भी आपको डायरेक्टली एग्जाम्स में देखने को मिलती है। यानी ही सेड दैट द चाइल्ड लर्न बाय डूइंग हिमसेल्फ। इन्होंने किस चीज को, यानी लर्निंग बाय डूइंग को इन्होंने भी प्रमोट किया था। इन्होंने कहा कि बच्चा क्या है, एक साइंटिस्ट होता है और वो चीज़ों को खुद करके जो वो सीख सकता है, वो अपना लर्निंग एनवायरनमेंट खुद क्रिएट कर सकता है। ठीक है, आपको पता है कंस्ट्रक्ट यानी चीज़ों को कंस्ट्रक्ट करना, खुद करके चीज़ों को सीखना। ओके। तो प्याजे ने जो 4 स्टेजेस या 4 फैक्टर्स आपके पास फर्स्टली जो है वो एक्सप्लेन किए थे, और उन्होंने कहा था कि इन 4 फैक्टर के बेसिस के ऊपर जो है बच्चे की जो कोग्निटिव डेवलपमेंट है वो डिपेंड करती है। फर्स्ट आपके पास आता है मैच्योरेशन, सेकंड आपके पास आता है सोशल एक्सपेरिमेंट, थर्ड आप सॉरी एक्सपीरियंस, थर्ड आपके पास आता है एक्टिविटी, और फोर्थ आपके पास आता है इक्विलिब्रेशन। इक्विलिब्रेशन आप अकोमोडेशन एंड एसिमिलेशन के साथ कनेक्ट करके भी इन चीज़ों को जोड़ सकते हैं। फर्स्ट आपके पास देखिए मैच्योरेशन, यहाँ पे ना मैंने शॉर्ट करके रिप्रेजेंट किया है हेरिडिटी। हेरिडिटी क्या रिप्रेजेंट करते हैं आपके पास, जो आपके बायोलॉजिकल फैक्टर हैं। तो प्याजे का क्या मानना था कि जो आपकी मैच्योरेशन दैट इज योर अंडरस्टैंडिंग लेवल, कि आप मान लो अपने पेरेंट्स से हेरिडिटिकल वे में, क्योंकि आपको पता है आपको जो हेरिडिटी है वो आपके जीन्स के थ्रू जो है आपके पेरेंट्स से आपको मिलती है। तो आपकी जो माइंड की प्रोसेस होगी वो कितनी फास्ट होगी, कितनी स्लो होगी, ये इस चीज़ के ऊपर भी डिपेंड करेगा कि आपका जो पेरेंट्स हैं उनकी थिंकिंग कैसी है। यानी मान लीजिए आपके पेरेंट्स बहुत ज़्यादा शार्प माइंडेड हैं और आप भी बहुत हेल्दी हैं, और आप मैक्सिमम पॉसिबिलिटी होती है कि आपका बिहेवियर भी उन्हीं की तरह होगा। ठीक है, यानी हेरिडिटिकल फैक्टर भी क्या कहता है, कोग्निटिव डेवलपमेंट को इफेक्ट करता है। इसके बाद आता है सोशल एक्सपीरियंस, यानी आपका फिजिकल इंटरेक्शन विद सोसाइटी, सोसाइटी के साथ किस तरह से आप इंटरेक्ट करोगे। इसी के बेसिस के ऊपर वाइगॉस्काई की आपको एक पूरी की पूरी थ्योरी मिलती है।
क्लियर। इसके बाद आता है आपके पास एक्टिविटी। इन्होंने क्या कहा, बच्चा क्या होता है, एक छोटा साइंटिस्ट है और वो चीज़ों को करके सीखता है। यानी अगर आप चीज़ों को जल्दी यानी किसी भी चीज़ को करेंगे तो आप उन चीज़ों को जल्दी सीखते हैं। और लास्ट में इन्होंने कहा था इक्विलिब्रियम, जो कहते हैं आपके पास प्रोसेस ऑफ रिस्टोरिंग द बैलेंस। अब देखिए एक बैलेंस बनना है, किस तरह से, इसको आप असेमिलेशन और अकोमोडेशन की हेल्प से समझे तो आपको इजीली समझ आ जाएगा। आपकी जो प्रीवियस नॉलेज एंड करंट नॉलेज किस तरह से वो वेरी करती है, उनका एक बैलेंस बनता है। जिन्होंने केमिस्ट्री पढ़ी है उनको पता होगा कि इक्विलिब्रियम कब होता है, जब बोथ साइड बराबर हो जाती है ना। इक्विलिब्रियम तभी शिफ्ट होता है या बनता है आपके पास। तो यहाँ पे नॉलेज का बैलेंस होगा। कैसी नॉलेज, एसेमिलेशन एंड अकोमोडेशन की हेल्प से इक्विलिब्रेशन अटेन होता है। अगर इक्विलिब्रियम या इक्विलिब्रेशन नहीं आए तो वो डिसइक्विलिब्रियम की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है, यानी अनबैलेंस हो जाता है। जिस तरह से कोई तराजू, अगर आपके पास तराजू आपने देखा होगा जब वेट के लिए लगे होते हैं कुछ इस तरह से, है ना, जो पहले के टाइम में होते हैं, तो डिजिटल वे में आ गया है। तो डिजिटल वे में आपको देखने को मिल जाता है, पहले इस तरह से होते थे। यहाँ पे वेट और यहाँ पे जो है वो चीज़ों को लटकाया और सेंटर से उसको बैलेंसिंग की जाती थी, एक तरफ वेट रख के एक तरफ जिस चीज़ को आप मेजर कर रहे हो। देखिए फर्स्ट टर्म इन्होंने दी थी आपके पास एसेमिलेशन। एसेमिलेशन मान लीजिए आपको, जैसे मैं कोई चीज़ बता रहा हूँ, मोस्टली चीज़ें आपने पढ़ी होगी, है ना। मान लीजिए आपको मैं बता रहा हूँ 50% आपने पढ़ा था, 50% मैंने आपको न्यू नॉलेज जो है वो दे दी, 50% आपके पास न्यू नॉलेज आ गई। और ये 50% न्यू नॉलेज आपके पास आएगी, ये 50 आपने इसमें डाली तो टोटल कितनी होगी आपके पास, 100%। तो इस प्रोसेस को आप कहते हो एसेमिलेशन, यानी कलेक्ट न्यू कॉन्सेप्ट, इंफॉर्मेशन, नॉलेज। ठीक है, ज्ञान मिल रहा है आपको, तो आपकी नॉलेज बढ़ रही है। अब हो सकता है कि मैंने जो ये 50% आपको नॉलेज दी है, ये जो आपके पास पहले से 50% नॉलेज थी, इसमें से जैसे कॉमन चीजें भी होती है ना, जैसे मान लो मैंने आपको ए बी सी डी आपने पहले से पढ़ा हुआ था, अब मैंने आपको जो पढ़ाया वो मैंने आपको पढ़ाया बी सी डी ई एफ। तो न्यू चीजें क्या थी इसमें, दो सिर्फ न्यू चीजें तो सिर्फ यही थी उसमें, ये तो आपने पहले से पढ़ा हुआ था, यानी ये तो कॉमन है। तो बहुत सी चीजें होती है जो कॉमन होती है, तो आप क्या करते हो, उन कॉमन चीजों को एलिमिनेट कर देते हो, या आपकी अपनी अंडरस्टैंडिंग है, आप इनको एलिमिनेट कर दोगे, दो चीजें आपने सीखी, तो ओरिजिनल रिजल्ट 100 थोड़ी आएगा। जो चीजें एलिमिनेट कर दोगे आप, वो यहां से माइनस हो जाएगी, है ना। तो आपके पास क्या होता है, इस टर्म को कहते हैं अकोमोडेशन, यानी मोडिफिकेशन या मैनिपुलेट ऑफ देयर एग्जिस्टिंग आइडिया। कि आपको पता था कि आपके घर को जाने का रास्ता इस तरह से जाता है ना, यहां से एक सुरंग भी जाती थी नीचे, आपको नहीं था पता, बाद में पता लग गया, आप उसका यूज करने लग पड़े। पहुंचना तो आपको घर के ऊपर ही है। यानी जैसे आप मैथ्स के क्वेश्चन करते हो तो पहले आप लंबा कॉन्सेप्ट देखते हो, उसके बाद फिर आप शॉर्ट ट्रिक देखते हो, फिर जब आपकी प्रैक्टिस हो जाती है तो आप उसको इजिली कर लेते हो। यानी जैसे मान लो पहले आप कैसे करते थे, 2+2 कैसे करते थे, ऐसे दो डंडे लगाएंगे, दो डंडे लगाएंगे, फिर काटेंगे, 1 2 3 4, फिर 4 हो गए। फिर आपने हाथों के ऊपर करना शुरू कर दिया, फिर आपने माइंड में करना शुरू कर दिया। यानी आप क्या कर रहे हो, आप न्यू इंफॉर्मेशन गेन कर रहे हो, प्रीवियस के साथ उसको मॉडिफाई कर रहे हो। तो मॉडिफिकेशन होती है अकोमोडेशन, यानी मैनिपुलेट देयर एग्जिस्टिंग आइडियाज। अगर ये दोनों प्रोसेसेस एकदम परफेक्ट वे में चल रही है, यानी असेमिलेशन एंड अकोमोडेशन एकदम प्रॉपर वे में चल रही है, तो यहां से इक्विलिब्रियम मेंटेन हो जाता है। यही चीजें आपने यहां पे देखी थी। देखिए प्रोसेस ऑफ रिस्टोरिंग द बैलेंस, अब किस चीज का बैलेंस यहाँ पे रिस्टोर करना है आपको, नॉलेज का बैलेंस। इसका नॉलेज का, इंफॉर्मेशन का बैलेंस, जो आपको इंफॉर्मेशन मिल रही है उसको स्टेबलाइज करके रखना है। और जो आपके पास पहले से नॉलेज है उसको कहते हैं स्कीमा। तो क्या कहते हैं आपके पास, स्कीमा। ये बेसिकली मेंटल स्ट्रक्चर होता है जिसके बेसिस के ऊपर आप चीजों को रिप्रेजेंट करते हैं, यानी मेंटल स्ट्रक्चर और एग्जिस्टिंग नॉलेज that enable a child to organize and interpret their या इंटरप्रेट द नॉलेज। ठीक है, जैसे आपके अंदर एक स्ट्रक्चर बना होगा, आपको अपने घर जाना है, एक रास्ता बना है, आप चीजों को याद करते हो, आपका एक वे बना है उन चीजों को समझने का, यानी एक करेक्ट इंफॉर्मेशन आपके माइंड में एक स्ट्रक्चर बना होता है ना। तो वो किसको रिप्रेजेंट करते हैं आपके पास, स्कीमा को रिप्रेजेंट करता है। इसके बाद जो नेक्स्ट हमारे पास टर्म आते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट टर्म है आपके पास, दैट इज अ पियाजे 4 स्टेजेस ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट।
ठीक है, एकदम इजी वाले क्वेश्चन यहाँ से आपको देखने को मिलते हैं। इन्होंने 4 स्टेजेस जो है आपके पास डेवलप की थी। इसमें फर्स्ट स्टेज आपके पास आती है सेंसर मोटर स्टेज, सेकंड आपके पास आती है प्री ऑपरेशनल स्टेज, थर्ड आपके पास आती है कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज, और लास्ट आती है फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज। क्लियर? चलिए शुरू से शुरू करते हैं। फर्स्ट स्टेज आपके पास आती है सेंसर मोटर स्टेज। देखो सेंसिस बेस्ड, अब बच्चे की एज कितनी है? 0 से लेकर 2 साल के बीच में है। अब 0 से लेकर 2 साल के बीच में जब बच्चा है आपके पास, तो वो चीज़ों को कैसे सीखेगा? सेंसेस के थ्रू सीखेगा और एक्शन करके चीज़ों को सीखेगा। एक्शन का मतलब है कि मान लीजिए वो कुछ एक्ट करेगा। अब 1-2 महीने का तो बच्चा करेगा नहीं, है ना। 6-7 महीने का जो होगा, थोड़े उसके हाव भाव खुशी के, हाथों को हिलाएगा, पाँव को हिलाएगा, मुंह से थोड़ी बहुत आवाज़ निकालना शुरू कर देगा। यानी अभी वो एक्शन एंड सेंसेस बेस्ड है। ऑब्जेक्ट परफॉर्मेंस, चीज़ों को देख के खुश हो जाता है। जैसे कोई झूला है, झूले के ऊपर मान लो कोई झूमर वगैरह लगा हुआ है, बच्चों के खिलौने होते हैं ना ऐसे घूमने वाले गोल गोल, तो ऑब्जेक्ट परफॉर्मेंस बेस्ड होता है। चीज़ों को वो देख के, सुन के, टच करके, मुंह से, ठीक है, या चीज़ों को खा के, जैसे आप कोई खाना दोगे उसे, दूध दोगे, भूख लगेगी तो वो चिल्लाएगा। तो बेसिकली जितना भी उसका इंटरेक्शन है वो फिजिकल इंटरेक्शन वे के ऊपर है, यानी उसके सेंसेस के बेसिस के ऊपर है। अभी जो बच्चे की थिंकिंग है वो जस्ट ऑब्जेक्ट परफॉर्मेंस है, अभी उसकी जो डेवलपमेंट है वो ना हो शुरू हुई है। लेकिन अगर आप करंट टाइम में देखोगे तो अगर 2 साल का बच्चा अगर आप अभी देख लो ना, जो एक नॉर्मल है, वो काफ़ी एडवांस हो चुका है। आप देखोगे बच्चों की शार्पनेस बढ़ती जा रही है, बच्चा समझना शुरू कर रहा है ना। लेकिन चीजें काफी हेल्पफुल होती है। ओके, नेक्स्ट आपके पास है प्री ऑपरेशनल स्टेज। अब बच्चा थोड़ा बड़ा हो गया, 2 साल के से लेकर 7 साल के बीच में। अब तो बच्चा बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछना शुरू कर देता है, ये क्यों होता है, किस तरह से होता है, कैसे होता है ना। एक छोटा सा लड़का था, ठीक है, हमारा नोन ही था, तो वो इतने ज्यादा क्वेश्चन पूछता था, टीवी लगा ये क्यों लग गया, ये अच्छा रिमोट से बटन दबाया कैसे हो गया, इतना ज्यादा क्यूरियोसिटी थी उसके अंदर। मैंने बोला वाह बहुत अच्छी बात है ना। तो मेमोरी देखो, मेमोरी बढ़ना शुरू हो जाती है, चीज़ों को याद रखना शुरू कर देता है, क्यूरियोसिटी बढ़ जाती है बच्चे की, इमेजिनेशन पावर बच्चे की इंक्रीज हो जाती है। प्लेइंग हाउस, प्लेइंग हाउस का मतलब है कि बच्चा ना घर में, अब जैसे कोई मान लो खिलौने के साथ खेल रहा है, ठीक है, तो वो अब खेलना शुरू कर देता है, घर घर खेलना शुरू कर देता है। प्लेइंग हाउस को आप यहां से समझ सकते हो मेक बिलीव प्ले, जैसे बच्चे करते हैं ना, हम भी करते थे जब हम छोटे थे। ईंट लेते थे, ठीक है, ईंट हो गई, ईंट को ना रोड बनाएंगे, जैसे ईंट है तो ईंट के लिए एक रोड बनाएंगे, उस रोड में गाड़ी को चलाएंगे, तो जो ईंट होती थी उसको हम गाड़ी मान लेते थे। माचिस की डिब्बी के साथ हम घर बना देते थे, आपने भी बनाया होगा सबने इस तरह से। जब ये घर बनता, सॉरी, एक गाड़ी बना देते थे माचिस की डिब्बी के साथ। यहाँ पे जैसे आजकल ट्रक होते हैं ना, तो उनमें सामान डालते हैं, एक माचिस की तिल्ली यहाँ नीचे फंसा के यहाँ से दबाते थे, तो वो ऊपर उठ जाता था, उसका जो प्रीवियस वाला हिस्सा होता था वो ऊपर उठ जाता था। यानी वो क्या है, मेक बिलीव पे ऐसे फील कर लेते कि हम ओरिजिनल में ट्रक ही चला रहे हैं, या ओरिजिनल में हम कार ही चला रहे हैं, या मुंह से आवाज निकालेंगे और रेलगाड़ी की तरह चलना शुरू कर देंगे। यानी प्री ऑपरेशनल स्टेज में ये सबसे इंपॉर्टेंट टर्म है, मेक बिलीव प्ले। बच्चा जो है चीजों को करना शुरू कर देता है, ठीक है। ईगो सेंट्रिक होता है बच्चा, यानी उसकी जो थिंकिंग होती है वो वन वे ही होती है, यानी वो ज्यादा सिर्फ अपने बारे में ही सोचता है अभी, ठीक है। सिंबॉलिक थॉट्स जो है डेवलप हो जाते हैं। क्लासिफाई ऑब्जेक्ट बाय द सिंगल फीचर, वो ऑब्जेक्ट्स को एक्सप्लेन करना शुरू कर देता है लेकिन सिंगल फीचर के ऊपर ही शुरू करता है। इसको आप समझ सकते हो ऑन द बेस ऑफ कंजर्वेशन। जैसे मान लीजिए मैं आपके सामने यहाँ पे कोई भी 2 गिलास रख दूं, ठीक है, अब आप तो सभी तो बड़े हैं, आपकी थिंकिंग ज्यादा है। अगर मैं एक गिलास आपके पास इस तरह से रखूं यहाँ पे, और दूसरा गिलास इस तरह से रखूं, है ना, दूसरे गिलास को, यानी एक मान लो गिलास है, दूसरा आपके पास एक बाउल की तरह है, तो अगर आप आइडिया लगाओगे तो आपको तो पता लग जाएगा कि इसका वॉल्यूम भाई ज्यादा है और इसका वॉल्यूम कम है, दिख रहा है। लेकिन यही चीज अब आप किसी बच्चे से पूछ लो तो उसकी सोच कैसी है, कंजर्वेटिव है, यानी वो क्या करेगा, वो इसी चीज, इसको ज्यादा प्रेफरेंस देगा। यानी इसको कहते हैं रिवर्स थिंकिंग का एग्जाम्पल में भी आप इसको कंसिडर कर सकते हो। यानी बच्चा सिंगल तो समझ लेता है, जैसे 2 + 2 कितने होते हैं, 4, है ना,
या 2+3 कितने होते हैं आपके पास 5, अगर पूछ ले 3+5 तो थोड़ा सा कंफ्यूजन, रिवर्स थिंकिंग नहीं हो पाती, तो वो सिर्फ इसी को ज़्यादा एग्जामिन कर पाएगा कि इसमें ज़्यादा आएगा। यानी ऑब्जेक्ट परफॉर्मेंस है, कंजर्वेटिव सोच है आपके पास, ठीक है। हेरिकल क्लासिफिकेशन नहीं कर पाएगा अभी वो, जैसे चीज़ों को वो सब पार्ट्स में नहीं तोड़ सकता है। जैसे मान लो आपकी मम्मी है, आपके पापा हैं, ठीक है, तो अगर आप उनके पापा लगे तो आपके वो क्या लगे, ठीक है। यानी वो चीज़ों को रिवर्स नहीं कर पा रहा, हिरेकली क्लासिफिकेशन वो नहीं कर पाता, चीज़ों को पार्ट, सब ऑर्डिनेट पार्ट्स में डिवाइड नहीं कर सकता वो, ओके। इसके बाद नेक्स्ट आपके पास आती है कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज। देखो बच्चा अभी बड़ा हो रहा है, चीज़ें एडवांस होती चलेगी, तो 7 to 12 एज है, मोस्ट क्रूशियल टाइम है। इस टाइम बच्चा लैंग्वेज भी सबसे ज़्यादा सीखता है, तो इस टाइम जो है बच्चे में एबिलिटी डेवलप होती है किस चीज़ की, टू डिस्टिंग बिटवीन देयर ओन थॉट्स एंड अदर्स थॉट, दूसरों में और अपने विचारों में वो डिफरेंस जो है वो क्रिएट करना शुरू कर देता है, उनके बीच में वो फर्क करना शुरू कर सकता है। अब उसको पहचान हो जाती है कि अच्छा मेरी थिंकिंग इस तरह की है, उस बच्चे की थिंकिंग इस तरह की है, उन दोनों के बीच में ना डिफरेंस कर लेता है आसानी से। क्लासिफाई ऑब्जेक्ट बाय देयर नंबर मासेस, अब वो ऑब्जेक्ट, अब कंजर्वेशन खत्म हो रही है, ठीक है। अब ऑब्जेक्ट्स को ऑन द बेसिस ऑफ मासेस के ऊपर डिफरेंशिएट कर सकता है, उनको वो नंबर्स के बेसिस के ऊपर डिफरेंशिएट कर सकता है। उसकी जो लॉजिकल थिंकिंग है वो अभी शुरू हो जाती है, वो चीज़ों को एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट में समझ सकता है। एब्स्ट्रैक्ट का मतलब होता है कि जो चीज़ आपके सामने है वो तो आप कर पा रहे हो, लेकिन जो आपके सामने नहीं है, ठीक है, आप उसको नहीं कर सकते, ठीक है। तो जो थिंकिंग है वो, सॉरी यहाँ पे एब्स्ट्रैक्ट नहीं होगा, वो कॉन्क्रीट वे में हो जाएगी, ठीक है। एब्स्ट्रैक्ट होता है जो आप जिसको चीज़ नहीं दिख रही, ओके। कॉन्क्रीट यहाँ पे थोड़ा सा गलत हो गया, ये कॉन्क्रीट वे में, ठीक है। कॉन्क्रीट जैसे घर में होता है ना, जैसे आप लेंटर डालते हो, फ्लोर होते हैं, कंक्रीट का बनता है, कंक्रीट हार्ड होती है, उसी तरह से उनकी लॉजिकल थिंकिंग होती है, कंक्रीट थिंकिंग होती है, ऐसा समझ लो, एकदम सख्त होती है, वो ज़्यादा फ्लेक्सिबल नहीं हो पाती, ठीक है। यानी वो उन चीज़ों को देख सकता है जो उसके सामने है, और उन्हीं को वो ज़्यादा लॉजिकल वे में सॉल्व कर पाएगा, लेकिन जो चीज़ उसके सामने नहीं है यानी इमेजिनेशन वे में सॉल्व नहीं कर पाएगा, ठीक है। परफॉर्मेंस यानी जो अर्थमेटिकल ऑपरेशंस हैं वो उनको अब यहाँ पे सॉल्व करना शुरू कर देता है। लास्ट स्टेज आती है उनकी फॉर्मल ऑपरेशन स्टेज, 12 से लेकर 18 के अराउंड, यानी इससे ऊपर जितनी भी स्टेज है। तो इस टाइम बच्चा जो है वो मॉरल रीजनिंग की तरफ प्रोसीड कर जाता है, बच्चे में एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट यानी एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग जो है वो पैदा हो जाती है, जिसको आप लॉजिकल भी कह सकते हैं, लॉजिकल एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट जो है वो डेवलप हो जाते हैं। हाइपोथेटिकली वो चीज़ों को एक्सप्लेन कर सकता है, अपने फ्यूचर के बारे में, आइडियोलॉजिकल प्रॉब्लम्स को वो सॉल्व कर सकता है। साइंटिफिक थिंकिंग डेवलप हो जाती है, क्यों, कॉज वो पूछना शुरू कर देता है। डिडक्टिव रीजनिंग यानी डिटेक्ट कर सकता है कहीं से भी किसी कॉन्सेप्ट को, एक दूसरे के साथ इंटरलेट कर सकता है, क्योंकि अब बच्चा बड़ा हो चुका है ना। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरी है आपके पास, और हमने कोशिश की है कि मोस्टली जितने भी क्वेश्चंस आपके पास एग्जाम में पूछे जाते हैं उन सबको यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट की फॉर्म में आपके पास रिप्रेजेंट करें। फिर भी कभी कभार हो जाता है कि बीच में कोई मिस्टेक हो जाती है, तो अगर आपको लगता है कि कोई कॉन्सेप्ट यहाँ पे गलत हो गया है, क्योंकि हम भी ह्यूमन है ना, और ह्यूमन का काम होता है गलती करना, तो अगर आपको लगता है कि बीच में कोई मिस्टेक हो गई है तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं, नेक्स्ट वीडियो में उनको हम इंप्रूव कर देंगे। तो नेक्स्ट वीडियो में हम मिलेंगे आपके साथ विद न्यू एंड नेक्स्ट साइकोलॉजिस्ट के साथ। अगर आपको चाहिए कि आप किसी स्पेशल साइकोलॉजिस्ट या स्पेशल थ्योरी के बारे में जानना चाहते हैं तो आप कमेंट करके हमें बता सकते हैं कि सर आप आज नेक्स्ट जो लेक्चर है वो इस कॉन्सेप्ट के ऊपर लेके आइए, इस टॉपिक के ऊपर लेके आइए, तो उसको भी हम आपके लिए प्रेफर करेंगे और उसको भी वहाँ पे लेकर आएंगे। ओके, चलिए तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू। एंड अगर आप चैनल के ऊपर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। एंड थैंक यू, हैव अ नाइस डे।